स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 112 जिलों में बदलाव लाना है। 2. नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों में 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए 3 महीने का संपूर्णता अभियान शुरू किया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नीति आयोग द्वारा जनवरी 2018 में शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 112 जिलों को बदलना है, अतः कथन 1 सही है। नीति आयोग ने देश भर के आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने का अभियान संपूर्णता अभियान शुरू किया, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में एफडीआई विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 द्वारा विनियमित है और उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा प्रशासित है। 2. स्वचालित मार्ग से एफडीआई के अंतर्गत अनिवासी या भारतीय कंपनी को भारत सरकार से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में एफडीआई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 द्वारा शासित है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा प्रशासित है, अतः कथन 1 सही है। क्षेत्रों के अंतर्गत एफडीआई की अनुमति या तो स्वचालित मार्ग या सरकारी मार्ग से दी जाती है। स्वचालित मार्ग द्वारा एफडीआई के तहत अनिवासी या भारतीय कंपनी को भारत सरकार से किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय में नियुक्तियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए। 2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत परामर्श की प्रक्रिया के बाद किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय में नियुक्तियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए, अतः कथन 1 सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत किया जाता है, जो वर्ष 1998 में स्थापित प्रक्रिया ज्ञापन में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास सिंधु और सतलज के स्रोतों के नज़दीक से निकलती है। 2. यह असम घाटी में सबसे प्रमुख नदी है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास सिंधु और सतलज के स्रोतों के नजदीक से निकलती है। इसे यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश और बाद में असम में भारत में प्रवेश करने से पहले तिब्बत से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, अतः कथन 1 सही है। यह असम घाटी में सबसे प्रमुख नदी है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्गम निम्न शिवालिक पर्वतमाला से होता है। 2. प्रमुख सहायक नदियों में काली और कृष्णा नदी शामिल हैं। 3. वर्ष 2015 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे मृत नदी घोषित कर दिया था। उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी का सबसे अच्छा वर्णन किया गया है? ए. हिंडन, बी. सुवर्ण रेखा, सी. घग्गर, डी. व्यास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. हिंडन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में निम्न शिवालिक श्रेणी से निकलती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र से होकर बहती है तथा नोएडा में यमुना में मिलने से पहले 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नदी की प्रमुख सहायक नदियों में शामिल हैं काली, पश्चिम नदी और कृष्णा नदी।
वर्ष 2015 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हिंडन नदी को मृत नदी घोषित कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि इसमें प्रदूषण का स्तर अत्यधिक है। विभिन्न भागों में यह स्नान के लिए अनुपयुक्त है। मृत नदी वह जल निकाय है जो अत्यधिक प्रदूषण या पर्यावरणीय क्षरण के कारण जलीय जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को सहारा देने की अपनी क्षमता खो चुकी है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1. यह मोलोसस बैट वंश से संबंधित है। 2. यह गुफाओं अथवा अंधेरे एवं आर्द्र स्थानों में पाया जाता है। 3. यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट में एक ही प्रजनन निवह के साथ पाया जाता है। उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति सर्वाधिक सटीक वर्णित है? ए. इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। बी. रॉटन का फ्री टेल्ड चमगादड़। सी. ग्रेड फ्रूट बैट। डी. शॉर्ट नोज्ड फ्रूट बैट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, रॉटन का फ्री टेल्ड चमगादड़। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में दिल्ली के यमुना जैव विविधता पार्क में रॉटन फ्री टेल्ड बैट नामक एक दुर्लभ चमगादड़ की प्रजाति देखी गई है। यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट पे एक ज्ञात प्रजनन कॉलोनी के साथ पाई जाती है। इसका आकार बड़ा होता है। इसके कान इसके मुंह से आगे तक फैले हुए हैं। इसके फर 2 रंगों वाले मखमली हैं तथा यह अपनी शक्तिशाली उड़ान क्षमताओं के लिए जाना जाता है। यह गुफाओं अथवा अंधेरे एवं आर्द्र स्थानों में पाया जाता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 2023 में पारित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम महामारी के दौरान चिकित्सा उपचार के लिए डेटा संसाधित करते समय सहमति की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। 2. भारत के उच्चतम न्यायालय ने के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ में गोपनीयता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी तथा इसके दायरे को गोपनीयता सूचना तक विस्तारित किया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 2023 में पारित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम की धारा 7G महामारी के दौरान चिकित्सा उपचार के लिए डेटा संसाधित करते समय सहमति की आवश्यकता को समाप्त कर देती है, अतः कथन 1 सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ 2017 में गोपनीयता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी तथा इसके दायरे को गोपनीयता सूचना तक विस्तारित किया, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। 2. यह ग्रेड 5 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह भारत की पहली शिक्षा नीति नहीं है। इसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह ग्रेड 5 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देता है, जिसमें संस्कृत और अन्य भाषाओं के विकल्प भी शामिल हैं, अतः कथन 2 सही है। यह सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों, विकलांग बच्चों और बाल भवन की स्थापना के लिए समर्थन पर बल देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का हस्ताक्षर करता है। 2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का एक हस्ताक्षर करता है जो मानव स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार देता है, अतः कथन 1 सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न वितरित करके भोजन की कमी को दूर करने के लिए की गई थी। 2. इसका प्रबंधन केंद्र और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना खाद्यान्नों को सस्ती कीमतों पर वितरित करके भोजन की कमी को दूर करने के लिए की गई थी, अतः कथन 1 सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंधन केंद्र और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, देश के विदेशी ऋण भंडार को किस विकल्प के माध्यम से सही रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ए, किसी देश द्वारा गैर निवासियों को दिया जाने वाला कुल ऋण जो मुद्रा, वस्तुओं या सेवाओं के रूप में चुकाया जाना है, जिसमें सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत और निजी गैर गारंटीकृत ऋण शामिल हैं। बी, सरकार द्वारा घरेलू ऋणदाताओं को दिए कुल धनराशि। सी, किसी देश के सभी आंतरिक और बाह्य ऋण का योग। डी, किसी देश द्वारा प्राप्त समस्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों और प्रेषणों का योग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विदेशी ऋण भंडार। विदेशी ऋण भंडार किसी देश द्वारा गैर निवासियों को दिया जाने वाला वह ऋण है जिसे मुद्रा, वस्तुओं या सेवाओं के रूप में चुकाया जाना होता है। यह सभी सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत और निजी गैर गारंटीकृत दीर्घकालिक ऋण और अल्पकालिक ऋण का योग है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, मेनका गांधी मामला 1978 में उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि जीवन के अधिकार में सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। 2, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि समाजवाद संविधान की मूल संरचना का एक मौलिक पहलू है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।